नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल की कहानी जो हमारी थी, उसमें हमने देखा था कि स्वर जो हैं, उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य 7-8 हमने नोट किए थे। उनके बाद हम आज जो है, उसके आगे देखेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और चीज़ों को रिवीजन किया होगा, जिससे आपको चीज़ें तैयार हुई होंगी। आइए दोस्तों, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारी वर्णमाला है, उसको 5 भागों में विभक्त किया गया था। 5 भागों में कौन-कौन से थे वो? जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर क्या था? स्वर था। उसके बाद नंबर 2 पर हमारा अयोगवाह था। नंबर 3 पर व्यंजन थे। नंबर 4 पर संयुक्ताक्षर थे और नंबर 5 पर हमारे द्वय गुण थे। तो हमने जैसे स्वर को कंप्लीट कर लिया है। अब स्वर के बाद हम आज अयोगवाह के बारे में देखेंगे। तो टॉपिक हमारा जो है, वो वर्णमाला ही रहेगा। वर्णमाला, ये हमारी क्लास संख्या 5 है। क्लास संख्या 5 है। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? अयोगवाह। क्रम में अगर देखें तो ये नंबर 2 पर है। ये नंबर 2 पर आता है हमारी वर्णमाला में। तो हम अयोगवाह के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, परिभाषा क्या रहने वाली है इसकी? वे ध्वनियाँ जिनका शिरोरेखा या किसी वर्ण से वे ध्वनियाँ जिनका शिरोरेखा या किसी वर्ण से पूर्णता योग नहीं होता है। वे ध्वनियाँ जिनका शिरोरेखा या किसी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। दोनों कौन कौन से हैं? अंक और आह। ये हमारे दोनों हो गए अयोगवाह। तो ये दोस्तों, हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अयोगवाह को अयोगवाह कहा किसने, यानी इसका जो नाम अयोगवाह पड़ा है, ये कैसे पड़ा है, किसने कहा? तो इसके बारे में हम नोट करेंगे, एक टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी क्या रहने वाली है? अयोगवाह को अयोगवाह को अयोगवाह पाणिनि ने कहा है। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं स्वर के बाद अयोगवाह के बारे में। और अयोगवाह के बारे में सबसे पहले हमने क्या देखा? इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है कि वे ध्वनियाँ जिनका सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या है? जो ये वर्णों के ऊपर लाइन खींची जाती है, यही हमारी सिरोरेखा है। हर जगह देखिए सिरोरेखा लगी हुई है। तो जिनका सिरोरेखा या किसी भी वर्ण से, देखिए इस वर्ण से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए ये भी वर्ण से नहीं मिल रहा है, किसी भी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है।
और अयोगवाह किसने कहा है दोस्तों? अयोगवाह पाणिनि ने कहा है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा और इसका हो गया नामकरण। अब इसके बाद आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं और जानकारी एकत्र करते हैं। इसको हम ऐसे नोट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अंक और यहाँ लिख लेते हैं आहा। अब हम इसके बारे में एक एक चीज जानेंगे, जैसे इसका नाम के बाद उच्चारण, इसके बाद प्राणत्व, उच्चारण स्थान, फिर घोषत्व, इसके बाद उच्चारण। एक एक करके हम सारी चीजें जानेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनुस्वार। इसका क्या नाम है? विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? अंग जो है नासिका से बोला जाता है, नासिका। ये कंठ या काक, या इनको और सरल करें तो कंठ या काकल्य। फिर प्राणत्व के आधार पर ये अल्प प्राण है और आह क्या है? महाप्राण है। घोषत्व के आधार पर ये क्या है? अघोष है। और ये क्या है? सघोष है। इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण आपका होता है किस 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 रूप में? संज्ञा के रूप में, क्रिया के रूप में, अणा के रूप में, ना के रूप में और माँ के रूप में। और इसका उच्चारण कैसे होता है? आहा की तरह होता है। इसका उच्चारण आहा होता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके जानते हैं। अंक और आहा जो है, ये तो स्वरों के सहारे बस लिखे गए हैं। इसमें जो ये आ है दोनों, इन दोनों आ का कोई रोल है नहीं, लेकिन ये अकेले आते नहीं हैं और किसी से मिलते नहीं हैं, तो इसलिए इनके सहारे इसको लिखा गया है। इसका नाम क्या है? अनुस्वार है। इसका नाम क्या है? विसर्ग है। उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है और इसका उच्चारण स्थान कंठ या काक से होता है। आप जैसे देखिए, अंक बोलिए अंक, अगर आप नाक बंद कर लीजिए, नाक दबा लीजिए, तो आप अंक नहीं बोल पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप आहार जो है कंठ यानी यहाँ पर अपने दबा लें या किसी तरीके से अवरोध कर दें, तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और प्राणत्व यानी अल्प प्राण या महाप्राण, जब आप अंक का उच्चारण करेंगे, अंक अंक एकदम बिना किसी मेहनत के, आप मतलब प्राणवायु एकदम ना के बराबर निकलेगी। आगे आप हाथ लगाकर बोलिए अंक, प्राणवायु निकलेगी ही नहीं। वहीं आप आहा बोलिए, यानी ये महाप्राण है, ज्यादा प्राण लेके निकल रहा है, यानी ज्यादा वायु लेके निकल रहा है। आहा, आहा बोलिए आप, प्राणवायु बाहर आ रही है तेजी से, ज्यादा मात्रा में आ रही है। घोषत्व यानी ये अघोष है। अंक, अंक आप बोल रहे हैं किसी भी प्रकार का मतलब स्वर तंत्रियों में हमारे कंपन नहीं हो रहा है, कोई भी झंकार नहीं उठ रही है, इसलिए ये अघोष है। और ये सघोष है, क्योंकि जब आहा बोलेंगे आप तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। आहा, आहा जब आप बोलेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब उच्चारण,
तो उच्चारण इसका भी नासिका से होता है और इनका भी नासिका से ही होता है। नासिका अनुस्वारा यानी पंचाक्षर जो है आपके, ये भी नासिका से ही बोले जाते हैं, और नासिका अनुस्वारा यानी अनुस्वार भी नासिका से ही बोला जाता है। तो आप जैसे इन्या बोलेंगे या अंग्या बोलेंगे या अणा बोलेंगे, ना बोलेंगे, माँ बोलेंगे, तो ये सभी जो हैं, ये सभी आपके पांचों जो है नासिका से बोले जाते हैं, और ये भी नासिका से बोला जाता है, तो इन्हीं के रूप में ये बोला जाता है। अब कहिए तो इनका प्रयोग करके मैं आपको दिखाऊं, ये कैसे, इनके रूप में ये कैसे बोला जाता है, यानी जो आपका अनुस्वार है इनके रूप में कैसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, कहिए तो इसके बारे में मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊं। तो प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, जैसे हम एक शब्द लेते हैं अंक, क्या लेते हैं, अंक लेते हैं। अब इसमें अनुस्वार ऊपर आया है, तो अनुस्वार का सीधा सीधा नियम है कि अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर होगा, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। कचट तक का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये हमारा का जो है किस वर्ग का है, का वर्ग का है। का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा और इंग्या। तो अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर दिखे, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर मिलेगा, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचाक्षर में बदलेगा। फिर से सुनिए ध्यान से, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर मिलेगा, अनुस्वार उसी वर्ग के, यानी जिस वर्ग का ये अक्षर है, इसी वर्ग के पंचाक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये का वर्ग है, और का वर्ग में जो पंचाक्षर है उसमें कौन सा है, अंग्या आता है। जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे, यानी इसका जब हम प्रयोग करेंगे, दिखाएंगे इसको, तो ये कैसा बनेगा, अंक। ये हो गया आपका अंक। तो एक हमने प्रयोग कर लिया, अब हम दूसरा देखेंगे, इया कैसे आएगा। तो इया लाने के लिए हम कोई ऐसा शब्द लेंगे जिसमें चा वर्ग आए। तो जैसे आ गया आपका सॉरी, चंचल, आपका आ गया चंचल। तो अनुस्वार के बाद कौन से वर्ग का अक्षर है, तो आप बताएंगे कि अनुस्वार के बाद चा वर्ग का अक्षर है। यहाँ पर चा वर्ग यानी चा खुद ही है, तो चा वर्ग का पंचाक्षर कौन सा है, चा, छा, जा, झा, इया। इसका जब हम प्रयोग करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे, तो आप देखेंगे आ गया आपका चंचल। 2 हो गए। अब हम तीसरा देखेंगे, अड़ा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसे इसके लिए हम लिखेंगे कुंड, आपका क्या हो गया, कुंड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डा है आपका, किस वर्ग का है, ये किस वर्ग का है, ये आपका टा वर्ग का है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ये आपका टा वर्ग का है, और टा वर्ग का पंचाक्षर कौन सा है, टाठा, डाढ़ा, अड़ा। तो इसके पहले जब हम इसका प्रयोग करेंगे, तो आपका क्या आएगा, कुंड। क्या आया आपका, कुंड आ गया। 3 हो गए। अब हमें ना का प्रयोग करना है, तो ना के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे आप लिख लीजिए वंदन या नंदन, नंदन लिख लेते हैं, नंदन। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार के बाद, यानी अनुस्वार के ठीक बाद किस वर्ग का अक्षर है आपके पास, ता, था, दा, यानी ता वर्ग का है ये। और ता वर्ग का पंचाक्षर कौन सा है, ना है, ता, था, दा, धा, ना। तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे, तो देखिए आपका नंदन, ये इस प्रकार से हो गया। अब बचा हमारे पास एक माँ बचा। माँ के लिए कौन सा अक्षर लिया जाए, माँ के लिए लिया जाए कंपन।
कंपन। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, अनुस्वार के ठीक बाद पा वर्ग का अक्षर आ गया, यानी पा आ गया यहाँ पर। अब हम अनुस्वार को किस में बदल देंगे, पा वर्ग के पंचमाक्षर में, यानी पा फा बा भा मा। इसका क्या हो जाएगा, कंपन। ये हमारा अनुस्वार का प्रयोग भी हो गया। अनुस्वार का उच्चारण देखिए इसी प्रकार से होता है। अनुस्वार जो है बदल जाएगा अपने आप, जिस वर्ग का अक्षर अनुस्वार के बाद आएगा अनुस्वार उसी में बदल जाता है। लिखा हर जगह एक ही जैसा जाएगा। अनुस्वार देखिए यहाँ भी ऊपर लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं या वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं, उनमें हम वर्णों को अलग अलग दिखाते हैं। वर्ण विन्यास में सभी वर्णों को हम अलग अलग दिखाएंगे। उसमें आप देखेंगे तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार के बाद यानी अनुस्वार के ठीक बाद जिस वर्ग का अक्षर आया रहेगा अनुस्वार उसी के पंचाक्षर में बदल जाएगा। तो कुछ ये रही अनुस्वार की कहानी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। अनुस्वार में इसमें अयोगवाह में बस इतना ही है। अयोगवाह जो है आपके, अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह आपके दो हैं। अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी सिरोरेखा या किसी भी वर्ण से पूर्णतः नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। इसका नाम क्या है, अनुस्वार। इसका नाम क्या है, विसर्ग। उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ या काक यानी कंठ या काकल्य है। अनुस्वार कैसा है, प्राणत्व में अनुस्वार अल्प प्राण है क्योंकि इसमें प्राणवायु कम निकलती है। और विसर्ग क्या है, महाप्राण है क्योंकि इसमें प्राणवायु अधिक निकलती है। और घोषत्व के अनुसार देखा जाए तो अंग क्या है, अघोष है क्योंकि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और विसर्ग में सघोष है, क्यों, क्योंकि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब उच्चारण इसका, अनुस्वार का उच्चारण पंचाक्षरों के रूप में होता है। अनुस्वार का उच्चारण पंचाक्षरों के रूप में होता है और विसर्ग का उच्चारण आहा के रूप में होता है। तो हमने इनका उच्चारण करके भी देख लिया। अब हम इनके बारे में विशेष तथ्य देखेंगे, अयोगवाह के बारे में विशेष तथ्य। अयोगवाह के संबंध में विशेष तथ्य, इसके बारे में विशेष तथ्य ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अयोगवाह के बारे में विशेष तथ्य, तो हम इनके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ तत्सम ध्वनियाँ हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ तत्सम ध्वनियाँ हैं। तत्सम ध्वनियाँ हैं। नंबर 2 देखते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ सदैव स्वरों के बाद आती हैं, अर्थात क्योंकि स्वर पूरे होते हैं, अर्थात आधे वर्णों के
अयोगवा ध्वनियाँ सदैव स्वरों के स्वरों के साथ आती हैं। आधे वर्णों के साथ नहीं आती हैं। अयोगवा ध्वनियाँ सदैव स्वरों के साथ आती हैं, लेकिन साथ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि साथ आने का मतलब तो फिर साथ आने का मतलब तो साथ यानी मिल गए उनसे, बाद आएंगी। ठीक लिखा गया था पहले कि बाद आती हैं। तो ये रही हमारी अयोगवा की कहानी। यानी अयोगवा ध्वनियाँ जो हैं ये तत्सम ध्वनियाँ हैं, और अयोगवा ध्वनियाँ सदैव स्वरों के बाद आती हैं, अर्थात आधे वर्णों के साथ नहीं आती हैं। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये स्वरों के साथ हमेशा आएंगी और आधे वर्णों के साथ नहीं आएंगी, यानी व्यंजनों के साथ। आधे कौन से होते हैं? आधे तो हमारे व्यंजन ही होते हैं भाई। स्वर अगर इसमें से हटा दिया जाए तो ये आधा हो गया, स्वर इसमें से हटा दिया जाए तो ये आधा हो गया। इनके साथ ये नहीं आएगा। यानी अयोगवा जो है ये आधे व्यंजनों आधे वर्णों के साथ नहीं आएंगे और स्वरों के साथ आएंगे सदैव। तो ये हमारा अयोगवाह के बारे में कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हमने वर्णमाला के जो 5 प्रकार देखे थे, यानी वर्णमाला हमारी 5 भागों में विभक्त थी। स्वर, अयोगवाह, व्यंजन और संयुक्ताक्षर, उसके बाद द्विगुण। उनमें से हमारा स्वर कल कंप्लीट हो गया था। आज हमने अयोगवाह के बारे में देख लिया। तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में भी शुरू कर लेते हैं, और मतलब एक पृष्ठभूमि जैसा बना लेते हैं। और उसके बाद जिसे व्यंजन, चूंकि अब स्वरों के बाद व्यंजन ही बड़ा है, बाकी सब में इसी तरीके से 20 मिनट 25 मिनट मतलब एक एक क्लास सब में लगेगा, लेकिन व्यंजन में 2 से 3 क्लास लगती है, क्योंकि वो मुख्य रूप से दिखाएंगे हम उसको। तो अब हम यही आज हम इतना ही रखते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, या फिर चलिए व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा देख ही लेते हैं, बहुत थोड़ा सा देखेंगे। व्यंजनों की परिभाषा देख लेंगे और व्यंजनों को हम नोट कर लेंगे। कितने व्यंजन हैं उनको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद वर्गीकरण उनका हम कल देखेंगे। तो हम नंबर 3 देखेंगे, व्यंजन। नंबर 3 हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये तो बहुत यूनिवर्सल सी परिभाषा है, इसको ये हर किसी को पता रहती है। आज हम कुछ नया लिखेंगे स्वरों इसके व्यंजनों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसी को नोट कर लेते हैं जो हमारा यूनिवर्सल वाला है। तो जिनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद हम एक और परिभाषा लिखेंगे। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से मुख से बाहर निकलने वाली हवा को
हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। अर्थात अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हम देख रहे हैं। तो परिभाषा हमने पहले क्या देखा कि जिनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से होता है या स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने क्या देखा, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा को, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से जो प्राणवायु निकलती है वो मुखांगों से टकराती है। टकराने से जो बाधा उत्पन्न होती है उनका सामना करना पड़ता है किसको, प्राणवायु को। वो सीधी नहीं निकल, अगर वो सीधे सीधे निकलती है स्वतंत्र रूप से तब तो वो स्वर हो जाएगी, लेकिन जब व्यवधान उत्पन्न होते हैं तब वो व्यंजन बन जाती है। यानी मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम इसके आगे देखते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। आइए हम उन 33 को देखते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। आइए इन 33 को हम देखते हैं। इन 33 को हम देखते हैं। का, खा, गा, घा, ज्ञ, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, ढा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, 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 हा। तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए दोस्तों। इन 33 व्यंजनों के नाम क्या हैं, जैसे ये जो हमारे ऊपर हैं 25, इन्हें हम वर्गीय या स्पर्श कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऊष्म। ऊष्म। दोस्तों हमने आज क्या क्या देखा, हमने सर्वप्रथम अयोगवाह के बारे में देखा, उसके बाद हमने व्यंजनों को देखा। व्यंजन की हमने परिभाषा लिख ली और परिभाषा लिखने के बाद हमने व्यंजनों की संख्या देखी। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। 33 में जो ये ऊपर के 25 हैं इन्हें हम वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह आपका कचट तप हो गया, क वर्ग, च वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग, इनके बारे में हम आगे और डिटेल से देखेंगे। तो अगर हम इनको, जैसे अभी ये व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन अभी जो है, अगर हम इनको शुद्ध रूप से लिखना चाहें, इनके नीचे हम हलंत लगा देंगे। अब ये हमारे शुद्ध रूप से व्यंजन बन जाएंगे। ये आपके शुद्ध व्यंजन हो गए, ये आपके हो गए शुद्ध व्यंजन। ये हो गया आपके अंतस्थ, और ये आपके ऊष्म हो गए, ये हो गए वर्गीय व्यंजन, यानी 25, 4, 4। ये आप टोटल कीजिए, 25 4 29, 29 4 33। तो ये हो गई हमारी व्यंजनों की कहानी। और अब हम आज इतना ही रखेंगे दोस्तों। कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, और व्यंजनों में जो है अलग अलग तरीके से किसका कैसे उच्चारण होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। और आगे जो है बहुत ही विस्तार से हम देखेंगे जो 33 व्यंजन है, इनमें से किसको क्या कहा जाता है, किसका उच्चारण कब होता है कब नहीं होता है, किसको क्या कहते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इनके बारे में हम देखेंगे, इनका वर्गीकरण कैसे होगा, यानी उच्चारण के अनुसार, प्रयत्न के आधार पर, हाँ, इन सब और प्राणवायु के आधार पर, जो भी मतलब इनके बारे में होता है उसको हम बहुत ही विस्तृत तरीके से देखेंगे। आज हम इतना ही रख रहे हैं, और एक ही हमारी पृष्ठभूमि बन गई है व्यंजनों की। अब कल हम इनके आगे से व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्लासेज आप नोट करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो भी आपके सुझाव होंगे उनको भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपके सुझाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे लिए, कुछ भी नया अपडेट करना होगा तो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो।